गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रायकवार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पूर्ति के सिद्धांत इस चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पूर्ति की लोच। ये जो पूर्ति की लोच चैप्टर है, ये चैप्टर हमारी जो इकाई चल रही है, इकाई का नाम क्या है? हमारी उत्पादक, व्यवहार एवं पूर्ति, ये हमारी इकाई का नाम है। उस इकाई का लास्ट चैप्टर है पूर्ति की लोच या पूर्ति की लोचता। अच्छा, कुछ बुक्स में इस चैप्टर को अलग से नहीं दिया जाता। मतलब जो आपने पूर्ति के सिद्धांत पढ़ा है उसी के साथ एक टॉपिक मिक्स कर दिया जाता है पूर्ति की लोच के नाम से। ठीक है, तो कुछ बुक्स में ये चैप्टर अलग से मिलेगा और कुछ बुक्स में ये पूर्ति के सिद्धांत जो चैप्टर है उसी के साथ में मर्ज करके आपको मिलता है ना। तो अगर किसी बुक्स में मिले नहीं तो टेंशन मत लेना कि इस बुक्स में तो ये चैप्टर की लिस्ट में दिखाई नहीं। होता है ना हमारा इंडेक्स या अनुक्रमणिका, जिसमें स्टार्टिंग में बताया जाता है कि कौन कौन से चैप्टर है। तो कुछ बुक्स में हो सकता है वहां पूर्ति की लोच चैप्टर ना दिखे। अगर वो नहीं दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में तो आपके है, पर वो दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उस चैप्टर को मिक्स कर दिया कार में पूर्ति के सिद्धांत वाले चैप्टर में ही मिक्स कर दिया है ना। तो अगर किसी बुक्स में नहीं दिख रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो पूर्ति के जो सिद्धांत है उसी चैप्टर के अंदर होगा, है ना। आप अपनी जो बुक्स है उसमें खोल के उसको देख लेना, 100% ये चैप्टर आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, पर हम इसको क्या कर रहे हैं, अलग से ट्रीट करके ही पढ़ रहे हैं ताकि पूर्ति का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा अलग चले और जो पूर्ति की लोच है उसको हम एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़े, है ना। और मैंने पहले ही बोल दिया है कि एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एग्जामिनर जब क्वेश्चन देगा तो वो चैप्टर का नाम लिख के थोड़ी ना देता है कि ये पूर्ति की लोच चैप्टर का क्वेश्चन है या पूर्ति की सिद्धांत का चैप्टर के क्वेश्चन है, या फिर वो कहना चाहिए उत्पादक व्यवहार का क्वेश्चन है। एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये तो हमें देखना है कि भाई उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो कौन से टॉपिक का है। तो हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, ना कि वो किस चैप्टर का टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप बात को? तो मैं जो आपको पूर्ति की लोच पढ़ा रहा हूं ये आप पूर्ति के सिद्धांत में पढ़े या अलग से पढ़ ले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि पूर्ति की लोचता ये जो आपका टॉपिक है आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अब वो आप अलग चैप्टर बना के पढ़ ले या एक टॉपिक बना के पढ़ ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको ना तो आपको पढ़ना चाहिए, ना बुक्स को फर्क पड़ता है, ना ही एग्जामिनर को फर्क पड़ेगा। समझ गए आप भाई इस बात को? आइए तो शुरू करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? पूर्ति की लोच या पूर्ति की लोचता, है ना। वही जैसा मांग में पढ़ा था, मांग की लोच या मांग की लोचता, नोचता, वही मारो मुझे मारो। नहीं आया याद? कहां से आएगा? क्योंकि मैंने आपसे कहा था मांग की पूर्ति की लोच इस चैप्टर को आप पढ़ लेना ताकि हम जब पूर्ति की लोच पढ़ें तब हमें आसानी हो। लेकिन हम तो सुनना ही नहीं है, हमें वो कहना सुनना ही क्यों है जो सर ने कहा। सर ने अगर कह दिया कि भाई पूर्ति की लोच पढ़ना है, उसके लिए जरूरी है कि हम मांग की लोच पढ़ लें, तो वो तो करना ही नहीं है क्योंकि सर ने कहा। हाँ, सर बोलते नहीं करना तो जरूर करते, पर अब सर ने बोला करना तो हमको तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो अपोजिट चलना है ना भाई टीचर्स के। वो जैसा बोले अगर वैसे ही हमने कर दिया तो फिर तो हम टीचर के अच्छे बच्चे कहलाने लगेंगे और वो फिर हमारे को एक कलंक जैसा लगेगा कि अरे मैं अच्छा बच्चा, ऐसा कैसे हो गया, बिगड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं क्या करूं, नेक्स्ट क्लास से ऐसा बोलूं क्या बेटा इसको मत पढ़ना, ताकि तुम लोग तब इसको पढ़ो। देख लेना अपने हिसाब से जैसा करना हो। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि मैं जो बोलता हूं वैसा कर लिया करो ताकि आपको आसानी हो आपके टॉपिक समझने में। बाकी कहीं फिर आप लोग खतरों खिलाड़ी हो, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा करो। अगर आपको लगता है अरे मैं तो बिना उसको पढ़े ही पूरा देख सकता हूँ तो देख लो भाई। देखने में क्या है, देखने में जा क्या रहा, वीडियो ही तो देखना है। कौन सा सर वीडियो में पूछ लेंगे चल बता क्या पढ़ा, है ना। इसीलिए ये नुकसान है उसका। तो ठीक है भाई, मैं भी झेलने को तैयार हूँ, आप जानो अपनी फिर। चलो, मुझे तो पढ़ाना है, मैं तो पढ़ाऊंगा। अगर अभी भी आपको रोक के अपनी पुरानी वो मांग की लोच चैप्टर को पढ़ना है तो पढ़ लो, अदरवाइज फिर आपको इसको चैप्टर को मैं क्योंकि स्पीड में निकालूंगा फिर आपको तकलीफ जाएगी, वो फिर आप जानना। टॉपिक का हमारा नाम क्या आ गया? पूर्ति की लोच या पूर्ति की लोचता। अब पूर्ति की लोच या पूर्ति की लोचता हम पढ़ें उसके लिए पहले जरूरी है कि हमें पूर्ति का नियम याद हो।
पूर्ति का नियम क्या था भाई? पूर्ति का नियम कहता था कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति, इनके बीच में संबंध होता है और इनके बीच का संबंध जो है वो धनात्मक या सकारात्मक संबंध होता है। और धनात्मक या सकारात्मक संबंध का मतलब क्या था कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तब वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है, और जब वस्तु की कीमत गिरती है तब वस्तु की पूर्ति भी गिर जाती है। ये तो हमको किसने बता दिया था? ये हमको बता दिया था पूर्ति के नियम ने। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ी तो वस्तु की पूर्ति तो बढ़ेगी, लेकिन कितनी? और अगर वस्तु की कीमत गिरी तो वस्तु की पूर्ति भी गिरेगी, लेकिन कितनी? यानी एक विक्रेता ये चाहेगा कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी? संख्या में बताओ भाई, मात्रा कितनी बढ़ानी है मुझे, संख्या तो बताओ, 4 इकाइयां, 10 इकाइयां, 50 इकाइयां। या फिर अगर पूर्ति गिरती है तो कितनी पूर्ति गिरेगी, कितनी सप्लाई कम हो जाएगी? 10 इकाइयां, 50 इकाइयां, 100 इकाइयां, ये कितनी कम होगी या ये कितनी बढ़ेगी? इसकी संख्या में जवाब नहीं दे पाता है पूर्ति का नियम। यानी पूर्ति का जो नियम है वो केवल दिशा बताता है वस्तु की पूर्ति की, कि पूर्ति ऊपर जाएगी या पूर्ति नीचे जाएगी। दिशा ही बता रहा ना, तीर के माध्यम से दिशा ही बता सकते हैं, संख्या थोड़ी बता देंगे तीर के माध्यम से, है ना। तो वस्तु का जो पूर्ति का नियम है उसने केवल पूर्ति किस दिशा में जाएगी इस बारे में बात की, उस कितनी ऊपर जाएगी कितनी नीचे जाएगी उस संख्या की बात पूर्ति के नियम ने नहीं की, है ना। अब पूर्ति के नियम ने ये जो खालीपन छोड़ दिया कि पूर्ति की संख्या कितनी बढ़ेगी या पूर्ति कितनी संख्या में कम होगी, उस खालीपन को दूर करने के लिए ही पूर्ति की लोच नाम का कॉन्सेप्ट आया। मतलब अगर पूर्ति का नियम हमें यह भी बता देता कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती तो है पर कितनी बढ़ती है, या वस्तु की कीमत गिरने पर पूर्ति गिरती तो है पर कितनी गिरती है, अगर इस बारे में और बात कर देता पूर्ति का नियम, तो हमको पूर्ति की लोचता इस नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं पड़ता। लेकिन किसी का अधूरा काम पूरा करना है तो किसी को तो जन्म लेना ही पड़ेगा ना। तो पूर्ति के इस नियम के अधूरे काम को पूरा करने के लिए किसने जन्म लिया? ये जन्म लिया पूर्ति की लोच ने। फिर पूर्ति की लोच आई और उसने बताया कि देखो भाई, कीमत बढ़ने पर पूर्ति कितनी बढ़ेगी या कीमत कम होने पर पूर्ति कितनी कम होगी। और बल्कि पूर्ति की लोच ने केवल यही नहीं बताया कि कीमत बढ़ने घटने से पूर्ति कितनी बढ़ेगी घटेगी, बल्कि वो सभी तत्व जो पूर्ति को बढ़ाते या घटाते हैं वो सभी तत्वों को भी ध्यान में रखा पूर्ति की लोच ने। क्योंकि पूर्ति के नियम ने तो केवल वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच में ही संबंध बताया, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पूर्ति के निर्धारक तत्व। और पूर्ति के निर्धारक या प्रभावक तत्वों में हमने जाना था कि ऐसे बहुत से तत्व हैं जो वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करते हैं, यानी ये तत्व वस्तु की पूर्ति को या तो बढ़ाते हैं या वस्तु की पूर्ति को घटाते हैं। पढ़े थे ना अपन ने, वस्तु की कीमत, अन्य वस्तु की कीमत, उत्पत्ति के साधनों की कीमत या लागत, फिर हमने पढ़ा था समय अवधि, उसके बाद पढ़ा था कर प्रावधान या कर नीति, फिर लास्ट में हमने पढ़ा था उत्पादन की तकनीक। ये सारे क्या थे? ये सारे थे हमारे पूर्ति के निर्धारक तत्व, है ना। तो इन सारे निर्धारक तत्वों को ध्यान में रखता है कौन? पूर्ति की लोच। मतलब पूर्ति की लोच का कॉन्सेप्ट केवल कीमत और वस्तु की पूर्ति के ही बारे में बात नहीं करता, बल्कि पूर्ति को जितने तत्व निर्धारित करते हैं, चाहे वो कीमत हो चाहे वो आपके अन्य तत्व हो, वो सभी का ध्यान रखता है। कल की क्लास में हमने करे थे ना, कल की क्लास में हमने क्या कर दिया था? पूर्ति के जितने भी निर्धारक तत्व थे उनके दो भाग बना दिए थे। एक बना दिया था वस्तु की कीमत, और बाकी जितने भी निर्धारक तत्व थे उनको हमने अलग कर दिया था और अन्य तत्व नाम बोल दिया था। लेकिन ये अभी अलग अलग नहीं कर रहा, ये तो सारे जितने भी निर्धारक तत्व हो, चाहे वस्तु की कीमत हो, अन्य वस्तु की कीमत हो, साधन की लागत, समय अवधि, कर नीति या उत्पादन के तकनीक, जितने भी आपके उत्पत्ति ये जो पूर्ति के क्या है निर्धारक तत्व हैं, उन सभी के बारे में बात करता है। यानी ये बताता है, जो पूर्ति की लोच है ये आपको बताएगा कि इनमें से कोई भी निर्धारक तत्व में आप कुछ भी परिवर्तन करो तो पूर्ति में क्या परिवर्तन होगा उसको संख्या के रूप में बता देगा। कौन? पूर्ति की लोच। लेकिन पूर्ति की लोच भी ऐसी संख्या नहीं बताएगा कि पूर्ति की 50 इकाइयां बढ़ गई या पूर्ति की 40 इकाइयां कम हो गई या पूर्ति की 200 इकाइयां बढ़ गई या पूर्ति की 300 इकाइयां कम हो गई, ऐसे नहीं बताता है। पूर्ति की लोच क्या करता है? पूर्ति की लोच ये जो बढ़ना या घटना है उसको प्रतिशत के रूप में बताता है, प्रतिशत के रूप में बताता है। अब सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला संख्या के रूप में, अब आप बोलने लगे प्रतिशत के रूप में। अरे तो ये जो प्रतिशत है
वो भी तो संख्या में ही होता है या नहीं? हम प्रतिशत जब भी निकालते हैं 50%, 100%, जो भी है वो संख्या में ही होता है ना। एग्जाम में जो आपका रिजल्ट आता है तो आपसे यही पूछते हैं ना कितने प्रतिशत बने, तो क्या बताते हो? नंबर में बताओगे ना, संख्या में बताओगे ना। तो बस इसीलिए मैंने बोला था कि ये संख्या में बताता है, पर संख्या किस फॉर्म में? प्रतिशत के फॉर्म में बताता है। इसका मतलब पूर्ति की लोच हमें पूर्ति के बढ़ने या घटने को प्रतिशत के रूप में बता देती है, समझे? जो कि मांग जो पूर्ति का नियम है उसने ऐसा नहीं बताया, उसने केवल दिशा बताई थी। ठीक है, तो अब मैं पूर्ति की लोच का मीनिंग बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनना। देखो, पूर्ति की लोच का पहले मैं मीनिंग बोल दूंगा, उसके बाद फिर हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। पूर्ति की लोच से आशय उस दर से होता है, दर मतलब प्रतिशत, उस दर या प्रतिशत से होता है जो पूर्ति के निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होने पर, मतलब पूर्ति के जो निर्धारक तत्व हैं उनमें अगर परिवर्तन हो जाए तो पूर्ति में हुए परिवर्तन को बताती है। कि पूर्ति के जो निर्धारक तत्व हैं अगर उनमें परिवर्तन हो गया तो पूर्ति में क्या परिवर्तन होगा, उसे प्रतिशत के रूप में अगर बता दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ति की लोच। इसलिए प्रतिशत या दर शब्द आना कंपलसरी है, क्योंकि ये नहीं आया तो वो तो पूर्ति में क्या परिवर्तन होगा, वो तो पूर्ति के नियम नहीं बता दिया था, वो तो हमने निर्धारक तत्व में ही पढ़ लिया था। लेकिन संख्या में, प्रतिशत में परिवर्तन बताओ, तब आप पूर्ति की लोच कहलाओगे। ठीक है, फिर आपको एक नोट भी दिख रहा होगा, वो नोट में क्या है? नोट में हम ये लिख देंगे कि ये जो पूर्ति की लोच है ये क्या है? संख्यात्मक माप है। तो हमको बताना पड़ेगा कैसे। हम बोलेंगे कि पूर्ति के निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होने पर पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ उसी की संख्यात्मक माप, उसी की संख्या के रूप में जो माप होती है उसे हम पूर्ति की लोच कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपने बोला इसी को हम एक फॉर्मूले में समझेंगे, मतलब इसी को एक फॉर्मूला बना के रख देंगे। और उस फॉर्मूले में आप देखो पूर्ति की लोच यहां दिख रहा होगा, पूर्ति की लोच बराबर फॉर्मूला हमारा बनेगा क्या? वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे में पूर्ति के निर्धारक तत्व में प्रतिशत परिवर्तन। वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे में पूर्ति के निर्धारक तत्व में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं इनका अनुपात ही हम क्या बोल सकते हैं? पूर्ति की लोच बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में लिखने को आ जाता है पूर्ति की लोच तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। अगर आपको ये लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो रही या इस लैंग्वेज को लिखने में तकलीफ जा रही है तो उसकी जगह पे आप इस फॉर्मूले को ही लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। लैंग्वेज में कैसे बनाओगे? इस फॉर्मूले को देखो, ऊपर क्या लिखा है? वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, और बटे में क्या लिखा है? वस्तु की निर्धारक तत्वों में, पूर्ति के निर्धारक तत्वों में प्रतिशत परिवर्तन, ये लिखा है ना। इसी को अनुपात में बना के बोल दो, यानी आप बोलोगे क्या? आप इसको बोलोगे कि वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन एवं पूर्ति के निर्धारक तत्वों में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात, बटे आ गया मतलब अनुपात, का अनुपात क्या कहलाता है? पूर्ति की लोच या पूर्ति की लोचता कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से क्या कि पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन एवं पूर्ति के निर्धारक तत्व में प्रतिशत परिवर्तन, इनका अनुपात ही क्या कहलाता है? पूर्ति की लोच कहलाता है। लिख लोगे? ठीक है, लिखना ही है। सर लिखवा दो ना? नहीं, अब ये मैं लिखवाऊंगा नहीं। पूछो क्यों नहीं लिखवाऊंगा? क्योंकि भाई कुछ चीज तो दिमाग में रख लो। अब ये तो लैंग्वेज मैंने लिखवा दी ना, ये लैंग्वेज तो मन से बनाते आने चाहिए ना। फॉर्मूले को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। अगर इतना भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि आप सीख नहीं रहे हो। क्योंकि पढ़ाई का मतलब केवल ये थोड़ी ना होता है बेटा कि मैंने बोला और आपने कॉपी में लिख लिया और याद कर लिया, हो गई पढ़ाई। अगर यही पढ़ाई है फिर तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप रट रहे हो चीजों को। मैं आपकी कॉपी में लिखवा रहा हूं, आप उसको मुंह से बोल के दिमाग में डाल ले रहे हो गई पढ़ाई। इसको पढ़ाई नहीं बोलते बेटा, इसको तो रटना बोलते हैं। पढ़ाई तो तब होती है जब आप दिमाग से कुछ सोच सको। मैंने कुछ कराया और आप भी कुछ करो, वो हुई पढ़ाई। मतलब अगर आपका दिमाग चलना शुरू नहीं हुआ तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप केवल टीपा टापी कर रहे हो। ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए जरूरी है कि आप हर चीज दिमाग में रखो। कॉपी में हर चीज ना सही, कुछ चीजें तो दिमाग में रखो। कॉपी में तो मैं लिखवा ही रहा हूँ ना, है ना, कितना कुछ तो मैं कॉपी में लिखवा रहा हूँ। उसके बाद भी आप सोचो कि ये जो मैंने लिखवाया फॉर्मूला और जो बोल के भी बताया और आपको ये भी बताया कि कितनी आसानी से बन सकता है वो फॉर्मूला, अगर हम ये भी नहीं कर पा रहे 12th क्लास में आके, फिर तो बेकार है हमारा 12th क्लास में आना। फिर तो हम लायक ही नहीं है कि हम 12th क्लास में आ जाए।
समझे? क्योंकि अगर हम कुछ चीजें भी मन से नहीं कर पा रहे तो मुझे क्या, मैं तो लिखवा दूंगा, मुझे लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं। जब इतना लिखवा रहा तो 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखवाने में मेरा कुछ नहीं जा रहा है, पर मैं जानबूझ के नहीं लिखवा रहा हूं ताकि आप खुद भी मन से कुछ लिखें, आप खुद भी मन से कुछ सोचें। और हमेशा आपकी ये कॉपी साथ रहने भी नहीं वाली है, समझे? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं कि आपने मान लो टैक्स की पढ़ाई करी, आपने खूब अच्छे टैक्स के टीचर से पढ़ाई करी, खूब उनकी अच्छे से क्लास करी, सब कुछ अच्छे से समझा, उसके बाद बढ़िया से नोट्स भी बनवाए, टीचर ने भी बनवाया और आपने खुद भी बढ़िया से नोट्स बनवाए, ठीक है? और उससे आपने पढ़ के टैक्स का बहुत अच्छा एग्जाम क्रैक कर लिया, मतलब एग्जाम पास कर लिया, और आप कहीं ट्रेन से निकल गए कहीं जाने को। अब आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, वहां कोई मिले अंकल, उनने आपसे पूछा बेटा क्या करते हो, आप बोलोगे अंकल टैक्स की पढ़ाई करिए, टैक्स में बहुत अच्छा नॉलेज है, सब आता है मुझे टैक्स में। और उन्होंने आपसे कह दिया अच्छा बेटा तो एक काम करो, मुझे बताओ मेरी इनकम 12 लाख रुपए साल की है, तो मुझ पर कितना टैक्स लगेगा, मैं कितना इनकम टैक्स भरूंगा, ऐसा अंकल ने पूछ लिया। अब आप क्या जवाब दोगे? आप क्या अंकल से ये बोलोगे कि अंकल मैं कॉपी तो लाना ही भूल गया, मेरे फॉर्मूले तो सब उसी में लिखे हैं, अब फॉर्मूला देखूंगा तभी तो मैं वो उसको देख के आपका आंसर ला के बताऊंगा कि आपका कितना टैक्स लगेगा। अगर आप ऐसा बोलोगे तो फिर अंकल क्या बोलेंगे? तो फिर बेटा कॉपी साथ में लेके घूमो ना, और फिर ये मत बोलो कि मुझे टैक्स का नॉलेज है, ये बोलो कि मेरे पास एक टैक्स की कॉपी रखी है और उस कॉपी में बहुत सारा टैक्स का नॉलेज है, अपने में नहीं है। क्योंकि आप में अगर टैक्स का नॉलेज होगा तो आपके दिमाग में होगा, ना कि आपकी कॉपी में। कॉपी होती है ताकि हम बीच में भूले नहीं, पर हर दम हर समय आप अपनी कॉपी को अपने साथ नहीं रख सकते। आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो दिमाग में ही रखना पड़ेगी, हर बार हर पल कॉपी आपके साथ नहीं हो सकती। और अगर कॉपी को ही आप विद्या मानते हो तो फिर तो मैं ये कह सकता हूं कि विद्या चोरी भी हो सकती है। कहते हैं ना कि भाई विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, पर आपकी विद्या तो आपकी कॉपी है, और फिर अगर आपकी विद्या आपकी कॉपी है तो कॉपी को तो कोई चुरा सकता है, और कॉपी को चुरा लिया मतलब आपकी विद्या चोरी हो गई। तो कौन कहता है विद्या चोरी नहीं हो सकती? अगर आप कॉपी को ही विद्या मानते हो तो आज मुझे देखो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं मेरे पास कोई कॉपी कोई बुक नहीं है, सब कुछ जो दिमाग में रखा है वही आपको मैं प्रदर्शित कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे देखना नहीं पड़ता, देखना पड़ता है मुझे, कई बार मैं देख के पढ़ाता हूँ, लेकिन जब आपको पढ़ा रहा हूं तब मैं कुछ नहीं देख रहा होता हूँ, है ना? तो इसका मतलब यह है कि आप जो दिमाग में रखते हो वो विद्या है, ना कि पुस्तकों और कॉपी में रखी वो विद्या है ना? तो सम्मान करना है तो कॉपी पुस्तक से ज्यादा उस बुद्धि का सम्मान करो जो आपके अंदर है, उन विचारों का सम्मान करो जो आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं, समझे? यही चीज काम की है, और इसी वजह से मैं आपको नहीं लिखवा रहा। हमारी शिक्षा का स्तर इसीलिए गिरा है क्योंकि हम कॉपी पुस्तक को ही सब कुछ मानते हैं, हम मानते हैं इसमें लिखा है मतलब यही शिक्षा है। अगर यही शिक्षा होती तो फिर दिमाग भगवान देते क्यों? फिर तो यही बोलता कि भाई ये तो है कॉपी में, लिख लो, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर हमारा दिमाग नहीं बोलते उसको, एक स्टोरेज चिप बोलते। स्टोरेज चिप समझते हो ना, जैसे हमारे कार्ड आते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह, वो क्या करते हैं, वो उनको कोई दिमाग थोड़ी ना बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता उनको दिमाग? क्योंकि उनमें दिमाग है ही नहीं, वो तो एक डाटा है, उसमें स्टोर करके रख दिया, जरूरत पड़ी वापस बाहर निकाल दिया। क्या वो डेटा में हम किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं? हम कर मतलब वो जो मेमोरी कार्ड है क्या वो चेंज कर सकता है ऑटोमेटिकली? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका काम है उसमें डाला और वापस निकाल दिया। तो आप भी तो अपनी बुद्धि ऐसी कर रहे हो, कॉपी में लिखा है आपने दिमाग में डाला, एग्जाम में उतार दिया, खत्म, खाली डिब्बा। ऐसे मेमोरी कार्ड है, आपने उधर उतारा और वहां से निकाल दिया, मेमोरी को खाली कर दो। तो फिर आपका दिमाग नहीं है, वो मेमोरी कार्ड जैसा आप ट्रीट कर रहे हो। तो आपका दिमाग भाई कंप्यूटर से तेज है, कहाँ आप उसको मेमोरी कार्ड बना के बैठे हो भाई। इसलिए सीखने पे भी फोकस करो, ना केवल रटने या कॉपी में लिखने पे। वो तो हम लिखते आ रहे हैं, बचपन से लिखते आ रहे हैं भाई, KG 1 से लिखते आ रहे हैं। आज हमको ABCD याद है कि नहीं? क्या पता याद है भी कि नहीं, क्या पूछ लिया मैंने भी। चलो मैं ये मानता हूं कि आपको ABCD याद होगी, तो उसकी कॉपी लेके तो नहीं घूमते ना, वो कहाँ फिट हो गई? दिमाग में फिट हो गई। क्यों? क्योंकि बचपन में हमारा कोरा दिमाग था और हमने उसको इतने अच्छे से समझा, इतनी बार लिखा, इतनी बार प्रैक्टिस करी कि अब हम वो कभी नहीं भूल सकते। तो प्रैक्टिस से हर चीज दिमाग में आ सकती है। ये छोटी मोटी कॉपी क्या चीज है भाई, बड़ी बड़ी मोटी कॉपीज, लोग रामायण महाभारत याद कर लेते दिमाग में, तुम लोगों को 5 सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा है ना? तो सब चीज हो सकती है अगर आप कोशिश करो तो। इसलिए कोशिश करो दिमाग में भी रखने की, ना केवल कॉपी में, ठीक है? पता लगा ये दुनिया की चीजें कर रहे हो, टिकटॉक, यूट्यूब, ये सब व्हाट्सएप, फोकट की चीजें, कुछ नहीं मिलना है इनसे,
है ना। अगर करना है तो पढ़ाई करो, ये एज पढ़ाई की है, उसके बाद करो ना यार, कुछ बन जाए तब करो ना। खूब चलाओ, टिकटॉक चलाओ और यूट्यूब चलाओ और व्हाट्सएप चलाओ, इंस्टाग्राम और क्या एफबी, जितनी भी दुनिया की चीजें होती है सब चलाओ और फिर खूब आप टाइम पास करो। अभी आपके पास क्या इतना टाइम है कि आप पास कर सको? जब नहीं है तो फिर क्यों भाई? अभी ये चीज कुछ बन जाओ उसके बाद करना ना भाई। जो फोकट है, जिनके पास टाइम है, जिनको पढ़ना नहीं, वो तो कर रहे हैं ये, पर आपके पास टाइम नहीं है बेटा। आपका ये जो टाइम है और ये जो आपकी एज है, ये एज आपकी प्रोडक्टिविटी की है, नई नई थिंकिंग, नई नई सोच की है। कहाँ उसको वेस्ट कर रहे हो ये फोकट के वीडियोस बनाने में, है ना। उसकी बजाय इतने, अगर आप में टैलेंट है ना, तो उसकी जगह पढ़ाई के वीडियो बना के डाल दो। मैं भी डाल रहा हूँ ना, अरे देख के पढ़ा दो। कौन कह रहा है बिना देखे पढ़ाओ? देख के पढ़ा के यूट्यूब पे वीडियो डालने लगो, नहीं देखेगा कोई, मत देखे, हमारी तो पढ़ाई हो जाएगी, है कि नहीं। तो वो कर लो अगर आपके पास इतना ही टाइम लगता है तो, कि अरे मेरे पास फोकट टाइम है तो मैं क्या करूं, लूडो खेलूं या ये करूं वो करूं, तो उसकी बजाय ये है कि ये कर लो, है ना। खुद पढ़ लो, खुद की वीडियो देखो भाई, दूसरे नहीं देखेंगे तो मत देखे, मत डालो यूट्यूब पे। वीडियो बना के खुद तो देख सकते हो कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ या मुझसे कहाँ गलती होती है, फिर नेक्स्ट टाइम पे वो गलती भी नहीं होगी, समझे। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो ज्ञान देने लगा पढ़ा भैया। ठीक है भाई, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। बाकी ये जो मैं नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि मेरा काम केवल आपको रटाना नहीं है, मेरा काम आपको पढ़ाना है, सिखाना भी है। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया क्या? पूर्ति की लोच, और पूर्ति की लोच का फॉर्मूला देख लिया और आपको बता दिया कि इस फॉर्मूले को आप लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको ये मीनिंग लिखते नहीं बन रहा है तो, बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो इसी फॉर्मूले को पहले मीनिंग बना दो, और फॉर्मूला तो आपको एग्जाम में लिख के आना है ही, चाहे एग्जामिनर पूछे चाहे ना पूछे। ठीक, ये तो हमने पढ़ लिया क्या? पूर्ति की लोच। अब बात करते हैं, जैसे आपने मांग की लोच पढ़ा था, उसके बाद मांग की लोच के प्रकार पढ़े थे, और मांग की लोच के आपने 3 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से 3 प्रकार थे? वो 3 प्रकार थे, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। ऐसे आपने मांग की लोच के 3 प्रकार मांग की लोच चैप्टर में पढ़ के आए थे। क्या वैसा ही आपको पूर्ति की लोच के प्रकार मिलेंगे? तो आंसर है नहीं। पूर्ति की लोच के ऐसे 3 प्रकार आपको नहीं मिलेंगे, जिसमें एक पूर्ति की कीमत लोच होगी, पूर्ति की एक आय लोच होगी या पूर्ति की आय लोच होगी। ऐसा आपको किसी बुक में नहीं मिलना है। लेकिन पूर्ति की कीमत लोच, ये एक आपको अलग से पॉइंट मिल जाएगा। यानी पूर्ति की लोच के 3 प्रकार ऐसे नहीं मिलने हैं कि पूर्ति की कीमत लोच, पूर्ति की आय लोच, पूर्ति की आड़ी लोच ना, ऐसा तो आपको किसी बुक में नहीं मिलना है एमपी बोर्ड की। लेकिन जो आपकी पूर्ति की ये जो कीमत लोच है, ये हमको अलग से पढ़ना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पूर्ति की लोच के प्रकार नहीं होते हैं या आड़ी लोच वगैरह नहीं होती, सब होती है, पर हमारे सिलेबस में तो हमको 12th क्लास का जो है उतना ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो पूर्ति की कीमत लोच एक कॉन्सेप्ट हमको जरूर पूछ लिया जाता है, और कुछ बुक्स में अलग से दिया जाता है, बल्कि कुछ बुक्स में तो पूर्ति की लोच के नाम पर पूर्ति की लोच पढ़ाते नहीं है, डायरेक्ट पूर्ति की कीमत लोच ही शुरू करवा देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पूर्ति की लोच और पूर्ति की कीमत लोच में क्या फर्क होता है। एग्जाम में क्या करेंगे सर ये भी बता दो, तो एग्जाम के लिए तो आप पूर्ति की लोच आए तो अभी जो मैंने लिखवाया वो लिख देना, या जो मैं अभी पूर्ति की कीमत लोच पढ़ा रहा हूं वो लिख देना। एग्जामिनर के लिए भी एक ही बात है, पूर्ति की लोच या पूर्ति की कीमत लोच, समझे। तो एग्जाम में पूर्ति की लोच आए तो भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, जो अभी पढ़ा दिया वो, या जो अब मैं पढ़ा रहा हूं पूर्ति की कीमत लोच वो, ये लिख दो, या पूर्ति की कीमत लोच आए तो भी आप कुछ भी लिख सकते हो, समझ गए आप। ठीक है, चलो आप भाई मेरी बात ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं क्या? पूर्ति की कीमत लोच। अब देखो, पूर्ति का जो नियम था उसने किस पे फोकस किया था? वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति पर। उसी चीज को ध्यान में रख के पूर्ति की कीमत लोच आई है। अब पूर्ति की कीमत लोच में हम क्या पढ़ेंगे? तो कुछ नहीं, जहां जहां पर आपने अभी ये जो पूर्ति की लोच पढ़ा है, पूर्ति की लोच में जहां जहां पर पूर्ति के निर्धारक तत्व आए हैं उनको वहां से हटा दो, और पूर्ति के निर्धारक तत्व की जगह पे आप रख दो वस्तु की कीमत। क्या बोला मैंने? कि आपने अभी जो पूर्ति की लोच कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस पूर्ति की लोच कॉन्सेप्ट में चाहे फॉर्मूला हो चाहे मीनिंग हो, कहीं पे भी अगर पूर्ति के निर्धारक तत्व ये शब्द आ रहे हैं, इन शब्दों को हटाओ और उसकी जगह पे शब्द लाओ क्या? वस्तु की कीमत। बाकी एज इट इज रहने दो, आपका पूर्ति की कीमत लोच वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि जैसे अगर हमने पूर्ति की लोच में मीनिंग पढ़ा था क्या, कि पूर्ति की लोच वह दर है या वह प्रतिशत है जो पूर्ति के निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होने पर पूर्ति में हुए परिवर्तन को बताती है।
ये आपने पढ़ा था पूर्ति की लोच में। इसी तरह आप पूर्ति की कीमत लोच में क्या लिखोगे कि पूर्ति की कीमत लोच वह दर या वह प्रतिशत है जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की पूर्ति में हुए परिवर्तन को बताती है। आपने पूर्ति की लोच नोट में लिखा था, नोट में क्या लिखा था मीनिंग के बाद आपने वहां लिखा था कि पूर्ति की लोच वह दर है, या पूर्ति की लोच का आशय क्या है कि पूर्ति के निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होने पर पूर्ति में हुए परिवर्तन की संख्यात्मक माप है। ठीक इसी तरह कीमत लोच में आप क्या लिख दोगे, पूर्ति की कीमत लोच में आप लिख दोगे कि पूर्ति की वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की पूर्ति में हुए परिवर्तन की संख्यात्मक माप है क्या, वस्तु की कीमत लोच। फॉर्मूले की बात आई तो फॉर्मूला भी देखें। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में वहां क्या था पहले वो बताओ। वहां फॉर्मूला था पूर्ति की लोच बराबर वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे में वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्वों में प्रतिशत परिवर्तन, यही था। ठीक यहाँ पे क्या करना है मुझे, ऊपर पूर्ति तो एज इट इज रहने दो, मतलब वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे में निर्धारक तत्वों की जगह पे क्या आ जाएगा, वस्तु की कीमत। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, और इसको भी मीनिंग में आप वैसे ही बना सकते हैं कि अगर हमको आ जाए पूर्ति की कीमत लोच से क्या आशय है, तो हम उसमें बता सकते हैं क्या, हम उसमें बताएंगे कि वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन एवं वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच कहलाता है। तो वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच क्या हो जाएगा, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो इनका अनुपात ही क्या कहलाने लगेगा, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति की कीमत लोच कहलाने लगेगा। समझे। तो आप क्या करेंगे, हम एग्जाम में पहले ही आपको बता दिया, अगर पूर्ति की लोच आपको टॉपिक आता है तो आप जो मैंने पहले लिखाया वो लिख दो, या ये जो पूर्ति की कीमत लोच लिखने को आया ये लिख दो। दोनों पे ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि बुक्स दोनों को एक जैसा ही मानती है, लेकिन फर्क क्या है मैंने आपको बताया। कीमत लोच केवल कीमत पे फोकस करती है, लेकिन पूर्ति की लोच केवल कीमत नहीं, जितने भी निर्धारक तत्व हैं सभी पर फोकस करती है। ठीक है, पर मैंने आपको बताया कुछ बुक्स और ज्यादातर हमारा एमपी बोर्ड या जो एग्जामिनर है वो इस चीज को एक ही मानता है कि आप चाहे वो निर्धारक तत्व वाला मीनिंग लिख दें चाहे आप कीमत वाला मीनिंग लिख दें, दोनों में आपके आंसर को सेम ही ट्रीट किया जाएगा, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ गए भाई। ठीक है, तो पूर्ति की लोच हमने पढ़ लिया और पूर्ति की कीमत लोच हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब कल की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे पूर्ति की कीमत लोच की श्रेणियां। पूर्ति की कीमत लोच की श्रेणियां वही हमने पढ़ी थी ना, इकाई पूर्णता, इकाई लोचदार जो अपन ने मांग में पढ़ा था। मांग में कैसा पढ़ा था, इकाई लोचदार मांग, फिर पूर्णता लोचदार मांग, पूर्णता बेलोचदार मांग, इस तरह की कोटियां या श्रेणियां हमने पढ़ी थी। ठीक इसी तरह हम कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पूर्ति की कीमत लोच की श्रेणियां या कोटियां, कि ये भी कितने प्रकार की होंगी, ये भी वही 5 प्रकार की होगी। इकाई लोचदार पूर्ति या पूर्णता बेलोचदार पूर्ति, इस टाइप के जो 5 टाइप आपने वहां पढ़े थे मांग की कीमत लोच की श्रेणियां में, ठीक वैसे ही हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं पूर्ति की कीमत लोच की श्रेणियां या पूर्ति की कीमत लोच की कोटियां। ठीक है, और साथ ही साथ पूर्ति की लोच के निर्धारक तत्व भी हमने वहां पढ़ा था, वहां हमने मांग की लोच के निर्धारक तत्व पढ़ा था, तो कल की क्लास में हम पूर्ति की लोच के निर्धारक तत्वों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।